लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नैनो यूरिया के उत्पादन और बिक्री की समीक्षा की। नैनो यूरिया की मौजूदा उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 1.5 लाख बोतल। 2022-23 में नैनो यूरिया की 6 करोड़ बोतलों का उत्पादन कर किसानों को कराया जाएगा उपलब्ध। केंद्र सरकार शहद के निर्यात को दे रही है बढ़ावा। राज्य सरकारों और किसानों के सहयोग से कई कार्यक्रम करेगी आयोजित। भारत का 80% शहद निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका को होता है। सरकार ने किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों से नए बाजारों में गुणवत्ता और विस्तार सुनिश्चित करने का किया आह्वान। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री एल मुरुगन ने कहा, केंद्र सरकार तटवर्ती राज्यों में 20,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाएं करेगी शुरू। मछुआरों के लाभ के लिए योजनाएं करेगी लागू। मछली पकड़ने के काम में लगी महिलाओं को भी करेगी सशक्त। केंद्र सरकार ने 2022-23 फसल वर्ष के दौरान बासमती चावल के रकबे का अनुमान लगाने के लिए बासमती फसल सर्वेक्षण किया शुरू। फसल सर्वेक्षण हो रहा है 2 साल के बाद। 2022-23 में बासमती चावल का निर्यात बढ़कर हुआ 1.15 अरब अमेरिकी डॉलर। केंद्र सरकार ने कहा, अरहर के भंडार का अनिवार्य रूप से करना होगा खुलासा। भंडारण करने वाले भंडार का डेटा ऑनलाइन निगरानी पोर्टल पर करेंगे अपलोड। केंद्र दालों की कुल उपलब्धता और मूल्यों पर बारीकी से रखे हुए है नजर। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नैनो यूरिया तरल के उत्पादन और बिक्री की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान डॉक्टर मांडविया ने पाया कि नैनो यूरिया अब देश भर के किसानों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उर्वरक विभाग द्वारा राज्यों की मासिक आपूर्ति योजना में नैनो यूरिया को शामिल करने से इसकी उपलब्धता और किसानों तक पहुंच कई गुना बढ़ जाएगी। डॉक्टर मांडविया ने विभाग के अधिकारियों को मिशन मोड में नैनो यूरिया को बढ़ावा देने के निर्देश दिए ताकि इसका पूरा लाभ उठाया जा सके। उन्होंने राज्य के अन्य विभागों के साथ समन्वय में समय समय पर खुदरा विक्रेताओं की बैठकें आयोजित करके खुदरा विक्रेताओं को इसके लिए संवेदनशील बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ये भी बताया कि नैनो यूरिया को बढ़ावा देने और किसानों द्वारा इसकी स्वीकृति वास्तव में देश के उर्वरक परिदृश्य के लिए बहुत बड़ा बदलाव साबित होगी। नैनो यूरिया का उत्पादन और वितरण 1 अप्रैल से 10 अगस्त के दौरान 1.23 करोड़ बोतल नैनो यूरिया का उत्पादन और वितरण 1 अगस्त 2021 से कुल 3.27 करोड़ बोतलों की हुई है बिक्री। इसमें से 2.15 करोड़ बोतलों की बिक्री वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 1.125 करोड़ बोतलों की बिक्री 10 अगस्त 2022 तक हुई। नैनो यूरिया का उत्पादन क्षमता 1.5 लाख बोतल प्रतिदिन है। 2022-23 के दौरान नैनो यूरिया की 6 करोड़ बोतल का किया जाएगा उत्पादन।
नैनो यूरिया का उत्पादन कर किसानों को कराया जाएगा उपलब्ध। 6 करोड़ बोतलें पारंपरिक यूरिया की 27 लाख MT मात्रा के होंगी बराबर। नैनो यूरिया स्वदेश में विकसित किया गया खास नैनो उर्वरक है। नैनो यूरिया का उत्पादन कम कार्बन फुटप्रिंट वाली पर्यावरण अनुकूल है। मिट्टी की जगह पत्तों के जरिए उर्वरक देने से ये फसलों की उत्पादकता को बढ़ाता है। बेहतर मिट्टी, हवा और पानी के साथ नैनो यूरिया काफी लाभदायक। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मधुमक्खी पालन और उससे संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीठी क्रांति की परिकल्पना के अनुरूप शहद की निर्यात क्षमता का दोहन करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और किसानों के सहयोग से देश भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बनाई है। ऐसे ही एक कार्यक्रम चंडीगढ़ में निर्यातकों, हितधारकों और सरकारी अधिकारियों को शामिल करते हुए शहद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जाना है, जिसमें गुणवत्ता उत्पादन सुनिश्चित करके किसानों को शहद उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के एक हिस्से के रूप में सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के लिए 3 साल में 500 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है। भारत में वर्ष 1996-97 में अपना पहला संगठित निर्यात शुरू किया था और 74,413 मीट्रिक टन प्राकृतिक शहद का निर्यात किया, जिसका मूल्य 16 करोड़ 37 लाख 30 हजार अमेरिकी डॉलर है और जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने 59,262 मीट्रिक टन का एक बड़ा हिस्सा लिया है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, नेपाल, मोरक्को, बांग्लादेश और कतर में भारतीय शहद भेजे गए थे। देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र और महाराष्ट्र भारत में शहद के प्रमुख प्राकृतिक उत्पादक क्षेत्र हैं और देश में उत्पादित किए गए लगभग 50% घरेलू स्तर पर शहद खप जाता है, जबकि शेष का दुनिया भर में निर्यात किया जाता है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री एल मुरुगन ने कहा है केंद्र सरकार देश के तटवर्ती राज्यों में 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आरंभ करेगी। टूटीकोरिन में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मछुआरों के लाभ के लिए योजनाएं लागू करेगी तथा मछली पकड़ने के काम में लगी महिलाओं को भी सशक्त करेगी। उन्होंने कहा कि दीर्घावधि योजनाओं को तटवर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए लागू किया जाएगा। श्री मुरुगन ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से शुरू किया गया है और इसने युवाओं का ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने ये भी कहा कि लाखों युवाओं ने अग्निपथ योजना में आवेदन किया है। और अब अगली खबर। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2022-23 खरीफ फसल मौसम के दौरान जलवायु आधारित उपज मॉडलिंग का उपयोग करके सुगंधित और लंबे अनाज चावल यानी बासमती चावल के रकबे का अनुमान लगाने, फसल के स्वास्थ्य और उपेक्षित उपज का आकलन करने के लिए बासमती फसल सर्वेक्षण शुरू किया है। इस बार बासमती फसल सर्वेक्षण 2 साल के अंतराल के बाद किया जा रहा है, क्योंकि ये कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण 2020 और 21 के दौरान आयोजित नहीं किया जा सका। एपिडा अपनी शाखा BEDF के माध्यम से बासमती चावल की खेती को बढ़ावा देने में राज्य सरकारों की सहायता कर रहा है। बासमती चावल की खेती एक भारतीय परंपरा है और इस परंपरा को बनाए रखना एक सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वैश्विक बाजार में बासमती चावल की भारी मांग है। किसानों को राज्य कृषि विभाग के माध्यम से basmati.net पर अपना पंजीकरण कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। भारत ने पिछले 3 वर्षों में बासमती चावल का करीब 12 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है। वर्ष 2021-22 में भारत से सुगंधित लंबे अनाज वाले चावल यानी बासमती चावल के कुल पोत लदान में सऊदी अरब, ईरान, इराक, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, कुवैत, यूनाइटेड किंगडम, कतर और ओमान की हिस्सेदारी करीब 80% है। बासमती चावल भारत से निर्यात होने वाले सबसे बड़े कृषि उत्पादों में से एक है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 32H और 32I
और स्टॉक की निगरानी और सत्यापन करने के लिए भी अरहर का भंडार करने वालों के लिए अपने भंडार का खुलासा करने की प्रक्रिया लागू करने का निर्देश जारी किया है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वह भंडार करने वाली संस्थाओं को अपने पास रखे भंडार का डेटा साप्ताहिक आधार पर उपभोक्ता कार्य विभाग के ऑनलाइन निगरानी पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दें। भंडारण करने वालों और व्यापारियों के कुछ वर्ग कीमतों में वृद्धि करने के लिए बनावटी कमी की स्थिति पैदा करने के प्रयास में प्रतिबंधित बिक्री का सहारा ले रही हैं। प्रमुख अरहर उत्पादक राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिक वर्षा और जलभराव की स्थिति के कारण पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ बुआई में धीमी प्रगति के बाद जुलाई 2022 के दूसरे सप्ताह में अरहर की खुदरा कीमत में वृद्धि हो रही है। ऊंची मांग वाले आगामी त्योहारों के महीनों में अनुचित मूल्य वृद्धि की स्थिति में आवश्यक निवारक उपाय करने के लिए केंद्र घरेलू और विदेशी बाजारों में दालों की समग्र उपलब्धता और कीमतों पर बारीकी से नजर रख रहा है। घरेलू बाजार में दालों की पर्याप्त उपलब्धता के लिए सरकार के पास वर्तमान में लगभग 38 लाख टन दालें हैं, जो बाजार में उपलब्ध भंडार को और बढ़ाने के लिए बाजार में जारी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में चाय बागानों में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में इंडियन टी एसोसिएशन, नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन, टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय चाय परिषद, असम टी प्लांट्स एसोसिएशन और असम चाय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में प्रदेश के चाय बागानों में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 27 रुपए बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया। इससे ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 232 रुपए और बराक घाटी में चाय श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 210 रुपए हो जाएगा। मजदूरी बढ़ाने का निर्णय इस साल की 1 अगस्त से लागू होगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में ऑर्थोडॉक्स चाय के मामले में सरकार की ओर से वर्तमान में दी जा रही सब्सिडी को 7 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति किलोग्राम करने का आश्वासन दिया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली राशन व्यवस्था को अधिक संगठित बनाकर चाय बागानों में श्रमिकों को राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चाय बागान प्रबंधन से उचित मूल्यों की दुकानों के लाइसेंस लेने की अपील की। बैठक में चाय बागानों के सभी श्रमिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का भी निर्णय लिया गया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनजातीय बहुल क्षेत्रों में लोगों को राशन पहुंचाने के कार्य की सतत समीक्षा की जाए। वर्तमान में योजना में हितग्राही संख्या और खाद्यान्न सामग्री के उठाव में भी बढ़ोतरी सराहनीय है। जनजातीय वर्ग के युवाओं को इस कार्य की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे उन्हें स्वयं रोजगार भी मिला और ग्रामवासियों को समय पर खाद्यान्न मिलना सुनिश्चित हुआ। करीब 7.5 लाख लोगों को उनके गांव में ही खाद्यान्न पहुंचाने वाली इस योजना का सतत मूल्यांकन करते हुए इसे और प्रभावी बनाने का कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना की समीक्षा कर रहे थे। ये योजना लागू होने के पूर्व जहां औसतन 1,73,000 मीट्रिक टन खाद्य अन्न का उठाव हो रहा था, तो अब बढ़कर 1,80,000 मीट्रिक टन से भी अधिक हो गया है। इसी तरह उपभोक्ता संख्या में भी वृद्धि हुई है। गत वर्ष प्रारंभ हुई इस योजना में पहले औसतन 7,14,000 उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 7,30,000 से अधिक हो गई है। विभिन्न जिलों में वृद्धि 3 से लेकर 10% तक हुई है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों तक 223 केंद्रों से खाद्यान्न वितरित करने की शुरुआत मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना से की गई, जिसके फलस्वरूप 26,000 से अधिक उचित मूल्य दुकान तक सामग्री पहुंचाई जाती है, जो उपभोक्ताओं को अब अधिक आसानी से मिल जाती है। उपभोक्ताओं को खाद्यान्न देने का दिन निर्धारित कर ये व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश के 20 जिलों के 89 जनजातीय बहुल विकासखंड के ग्रामवासी योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। ये योजना लागू होने से पूर्व जनजातीय क्षेत्र के लोगों को दूसरे ग्राम तक राशन लेने के लिए जाना पड़ता था। और उत्तर प्रदेश के हापुड़ में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगा यात्रा में जवान और किसान एक साथ खड़े हुए। देश की नजदीकी 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगा यात्रा को शहर के विभिन्न स्थानों पर निकाला गया। तिरंगा यात्रा में किसान यूनियन, राजनीतिक के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारी, अधिवक्ता, डॉक्टर और किसान के साथ साथ अन्य लोग भी शामिल हुए। इस यात्रा को हापुड़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उनका कहना है कि आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर सब एक साथ
जमा हुए हैं और सभी में देश प्रेम की भावना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए और हर घर तिरंगा लगाने में भी सहयोग करना चाहिए। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को देश प्रेम की भावना को उत्पन्न करना था। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी कि हमारी आज़ादी हुए 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो उसी की खुशी में, उसी के उपलक्ष्य में हमारा पूरा भारत देश सभी इस देश की आज़ादी को पूरे जोश से और शान से मना रहे हैं। जनता से मैं अपील करता हूँ कि हमारे अंदर राष्ट्र भावना होनी चाहिए और हमें अपने देश से प्रेम होना चाहिए। संस्था जिला इकाई हापुड़ शहर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इससे देश में अखंडता और एक प्यार का प्रतीक है। हमारी संस्था इन सब कामों को बढ़ चढ़ के करती है। आज से हर घर पर लहराएगा तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी देशवासी आज से 15 अगस्त की अवधि के दौरान अपने घरों में तिरंगा फहरा रहे हैं। 3 दिन की अवधि में लोग अपने घरों, कार्यालयों और संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सभी नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने, सोशल मीडिया अकाउंट में तिरंगे की डीपी लगाकर इस अभियान को और सशक्त बनाने को भी कहा था। पीएम मोदी की अपील के बाद देशभक्ति के रंग में डूबे देशवासियों ने अपनी व्हाट्सएप और फेसबुक प्रोफाइल फोटो पर तिरंगा लगा रखा है। इसके साथ ही भारतीय नागरिक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के साथ अपना फोटो हरघरतिरंगा.com ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड कर सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। हिमाद्रिकुंड श्रृंग और आइए अब देखते हैं देश भर की मंडियों का भाव। उपज मंडियों में शुक्रवार को मूंगफली के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। बात आवक की करें तो दूसरी कृषि उपज मंडियों के मुकाबले गुजरात की मंडियों में मूंगफली की आवक अधिक देखने को मिली। एकमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दीसा मंडी में 10 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 5,000 रूपए। 12 अगस्त को यहां मूंगफली के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 5,000 रूपए पर बना रहा, जबकि राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 10 अगस्त को मूंगफली का भाव था 5,830 रूपए। 12 अगस्त को इसके सौदों में 150 रूपए का उछाल आया और भाव 5,980 रूपए पर जा पहुंचा। वहीं धरोल मंडी में 10 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 6,000 रूपए। 12 अगस्त को इसके सौदे 70 रूपए लुढ़क कर 5,930 रूपए पर हुए। इसी तरह हलवद मंडी में गुरुवार को मूंगफली का भाव रहा 6,150 रूपए। शुक्रवार को इसके सौदों में 400 रूपए की गिरावट आई और भाव 5,750 रूपए पर आ गया। हालांकि जसदन मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में उठाव देखने को मिला। यहाँ 11 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 6,950 रूपए। 12 अगस्त को इसके सौदे 250 रूपए मजबूत होकर 7,200 रूपए पर हुए। चालू खरीफ सीजन के दौरान मूंगफली का रकबा बीते साल से पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में खरीफ मूंगफली की बुआई 37,41,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली की खेती 41,32,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल मूंगफली का रकबा बीते साल के मुकाबले 3,092 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। बात निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते 2 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,000 टन से ज्यादा घटा है। साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान मूंगफली का निर्यात 84,113 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 87,368 टन रहा था। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान टमाटर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। फिलहाल एकमार्क नेट के मुताबिक चंडीगढ़ मंडी में 11 अगस्त को टमाटर का भाव था 1,200 रूपए। 12 अगस्त को इसके सौदे 400 रूपए उछल कर 1,600 रूपए पर हुए।
छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में टमाटर के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 11 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 1450 रुपए। 12 अगस्त को इसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1400 रुपए। हालांकि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 11 और 12 अगस्त को टमाटर 1500 रुपए पर बिका। वहीं कर्नाटक की चिंतामणि मंडी में इस दौरान टमाटर की आवक दूसरी कृषि उपज मंडियों के मुकाबले अधिक रही। यहाँ 11 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 1330 रुपए। 12 अगस्त को इसके सौदे 130 रुपए लुढ़क कर 1200 रुपए पर हुए। प्रदेश की मंडियों में टमाटर के भाव की बात करें तो गुरुवार को यहाँ की गाजियाबाद मंडी में टमाटर का भाव रहा 1700 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1700 रुपए पर बना रहा। वहीं इस साल देश में टमाटर की उपज में कमी का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 8 लाख टन से अधिक की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे आंकलन के मुताबिक देश भर में साल 2021-22 के दौरान टमाटर की उपज 2,03,36,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 2,11,81,000 टन रही थी। और मंडी खबर के बाद आइए अब देखते हैं इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। ओडिशा में धान की रुपाई करें, धान के खेत से खरपतवार निकालें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान मूंगफली में गुड़ाई कर लें। ओडिशा में तिल के खेत में निराई करें। अभी उड़द के खेत से घास फूस निकाल लें। इसी तरह मूंग के खेत से खरपतवार निकालें। इसके अलावा हल्दी के खेत में निराई करते रहें। वहीं अदरक के खेत में निराई का समय उपयुक्त है। ओडिशा में कपास के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। किसान अरहर के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर ले। पश्चिम बंगाल में धान की रुपाई करें। धान के खेत में उचित जल स्तर बनाए रखें। किसान धनिये की बुआई कर सकते हैं। साथ ही सोयाबीन की बुआई कर ले। यहाँ भिंडी के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। इसके अलावा बैंगन के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में फूल गोभी की रुपाई करते रहे। वहीं पत्ता गोभी की रुपाई कर ले। इस समय कद्दू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में कद्दू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के भारतीय दल से की मुलाकात। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 22 स्वर्ण पदक सहित कुल 61 पदक किए हासिल। प्रधानमंत्री ने कहा, पूरे देश को अपने खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर है गर्व।
हर घर तिरंगा अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दिल्ली स्थित आधिकारिक निवास पर तिरंगा फहराया। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की हुई शुरुआत। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर सभी भारतीय नागरिक आज से 15 अगस्त तक अपने घरों पर फहराएंगे तिरंगा। जुलाई के महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 6.71% हुई। औद्योगिक उत्पादन में जून 2022 के दौरान 12.3% की वृद्धि दर्ज। कॉरपोरेट कर संग्रह में भी 34% की बढ़ोतरी। भारत और मलेशिया पहले द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास में लेंगे हिस्सा। 4 दिनों तक जारी इस अभ्यास के जरिए भारतीय वायुसेना रॉयल मलेशिया एयरफोर्स के साथ साझा करेगी अपने अनुभव। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। The 15th of August, a